नमस्कार दोस्तों, दूसरों को ज्ञान देना हो, लंबी लंबी फेंकना हो, आज की समस्या से भागना हो, अगले 1000 साल की जुमलेबाजी करनी हो, इस काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। मैं जिम्मेदार पत्रकार हूँ, ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ वो आज इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, पिछली बार नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया था। अब महामानव जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना तो छोड़ दीजिए, नाम तक नहीं लेते हैं। अब नया जुमला निकाल करके लाए हैं, कहते हैं कि देश को वर्ल्ड की टॉप 3 अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनाऊंगा। मैं गारंटी देती हूँ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि होनहार वीरवान के होत हैं चिकन पात। भारत में किसी को यकीन नहीं है कि मोदी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बना पाएंगे, क्योंकि ये जुमला किंग हैं। पहले यही कहते थे कि चाइना को देखो, शिक्षा पर 20% खर्च करता है। भाई, कांग्रेस की सरकार ने 7% का सपना देखा और 4% पर अटक गए। तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अब महामानव का भी शिक्षा का बजट देख लीजिए। आप इस सूची को देखिए, गौर से देखिए, कैसे मोदी सरकार ने अपनी सरकार में शिक्षा का बजट कम किया है। क्यों भाई, जुमलेबाजी करने में तो आप सबसे आगे रहते हैं। खुद की सरकार में शिक्षा के बजट का ये हाल कर दिया। कांग्रेस का औसत शिक्षा पर खर्च करने का बजट 4% के आसपास था, और महामानव की सरकार देखिए कैसे 2.82% के साथ देश को अंगूठा टेक बनाने को आतुर है। सरकार बचाओ बजट के बाद भी बजट पर इनका प्रवचन सुनिए जरा। अरे, बड़े से बड़ा जुमलेबाज शर्म के मारे संन्यास ले ले। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप संसद चलिए। ओम बिरला स्पीकर हैं, लेकिन संसद में बर्ताव बीजेपी प्रवक्ता वाला कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी अगर उनको स्पीकर की जगह से हटाकर बीजेपी प्रवक्ता बनाते तो शायद वो और बेहतर काम कर सकते थे। ये उई उई पुई 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 वाले संबित पात्रा को भी रिप्लेस कर सकते थे। संसद में बात चल रही थी बजट पर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बजट पर बोलते हुए नोटबंदी का जिक्र किया, क्योंकि देखिए, नोटबंदी नरेंद्र मोदी के मचलते दिमाग की फर्जी उपज थी। देश पर अपने मनोरंजन के लिए थोपा गया एक अभिशाप था। ये बात ओम बिरला जी को भी बड़े ठीक से मालूम है। इसीलिए जैसे ही अभिषेक बनर्जी ने बजट की बात करते करते जीडीपी की बात बताने लगे, जीडीपी का सत्यानाश कैसे नोटबंदी ने किया, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, ओम बिरला ने कहा बजट पर बोलिए, नोटबंदी पर मत बोलिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ऐसा जवाब दिया कि ओम बिरला के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं दोस्तों। नाउ आई कम टू द लास्ट लेटर। सर, टी माननीय टी सदस्य फॉर प्लीज। ट्रेजेडी। माननीय सदस्य टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर, जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी। स्पीकर किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता है, संवैधानिक और बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है स्पीकर का। अगर आदमी बजट पर बात करेगा तो जीडीपी की बात तो निकलेगी ही, नोटबंदी का जिक्र तो आएगा ही, लेकिन महामानव के घटिया फैसलों की बात भी कोई कर ले, ये बात भी ओम बिरला जी को मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो स्वामी भक्ति सवालों के घेरे में जो आ जाएगी। ओम बिरला विपक्ष के लोगों के लिए उतने ही ईमानदार हैं जितना ईमानदार वो बिग बॉस के शो में संचालक होता है। ओम बिरला को आपने आज तक डोकलाम के लिए, मणिपुर के लिए, मोदी सरकार में हुए दर्जनों रेल हादसों के लिए, उनमें मारे गए हजारों लोगों के लिए मौन धारण करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन 40 साल पहले की इमरजेंसी के लिए देखिए कैसे मौन रखते हैं भाई। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों
अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। ओम बिरला चाहें तो देश हित में अघोषित जज की भूमिका निभा सकते हैं। देश में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन युवाओं का विषय उठते ही सरकार को बचाने के लिए मार व्याकुल हो उठते हैं। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। न जाने कितने नीट के छात्रों के सपने बर्बाद हो गए, न जाने कितने माँ बापों के पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन ओम बिरला संसद में बीजेपी के बचाव के लिए बैठे हैं। भाई, इनसे बेहतर बचाव तो प्रवक्ता भी नहीं कर सकते। आज तक स्पीकर के पद पर ओम बिरला जैसा बायस व्यक्ति कभी नहीं बैठा। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी की बात बिना नेहरू का जिक्र किए पूरी नहीं होती है। संसद का कोई भाषण होता नहीं है जिसमें वो कांग्रेस के शासन की बात नहीं करें। मोदी अगर शौचालय पर भी बोलते हैं तो भी नेहरू से अपनी तुलना जरूर कर लेते हैं। ये नहीं बताते हैं कि जब नेहरू ने सत्ता संभाली थी तब अंग्रेजों ने हमें सुई बनाने की स्थिति में भी नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इतना बनाया कि 10 साल से मोदी सरकार उसे ही बेच रही है। मोदी का नेहरू प्रेम देखिए और ओम बिरला का मोदी प्रेम देखिए। यहाँ टोकने की हिम्मत नहीं होती है कि विषय पर बात बोलिए। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा था। आप जानते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय ने संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए सरकारी गजट पत्र जारी कर दिया है। जैसे वो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये क्या बताता है जानते हैं? ये बताता है कि कैसे सरकारी मशीनरी को बीजेपी का गुलाम बना दिया गया है। वैसे तो इमरजेंसी जैसी स्थिति का सपोर्ट कोई भी भारतीय नागरिक नहीं करता। कांग्रेस भी माफी मांग चुकी है, लेकिन इमरजेंसी भी संविधान के मुताबिक ही लगाई गई थी। तो फिर संविधान की हत्या कैसे हुई? जो देश चलता ही संविधान के भरोसे रहा हो, जहां प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर तक सब संविधान से ही बन रहे हो, जिस देश में संविधान को विपक्ष ने जिंदा रख रखा है, उस देश में संविधान हत्या दिवस आखिर कैसे मनाया जा सकता है? और इसीलिए हाई कोर्ट में इस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने अधिवक्ता ब्रजमोहन सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध कराया। दोहरे ने जनहित याचिका में तर्क दिया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के माध्यम से जारी अधिसूचना में संविधान के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से याचिका में यह कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें संविधान के साथ हत्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह तर्क दिया गया है चूंकि आपातकाल की घोषणा संविधान के प्रावधान के तहत थी, इसीलिए केंद्र ऐसी घोषणा जारी नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता या इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोहरे ने संयुक्त सचिव की ऐसी अधिसूचना जारी करने की शक्ति पर भी सवाल उठाया है और आगे कहा है कि यह खुलासा नहीं किया गया है कि किस कानून और विनियमन के तहत अधिसूचना जारी की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 31 जुलाई की अगली तारीख दी है। तब तक केंद्र सरकार के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर संविधान हत्या क्या है? संविधान हत्या पिछड़े दलितों का आरक्षण खा जाना है। संविधान हत्या प्रधानमंत्री के पद पर होकर निखालिस झूठ बोलते रहना है। कुल मिलाकर मामला यह है कि अब बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसे वो कांग्रेस को लोगों की नजर में विलेन बना सके। इसलिए सत्ता का गलत इस्तेमाल करके 40 साल पुरानी इमरजेंसी के सहारे बैसाखियों पर लड़खड़ा रही बीजेपी को वो फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को एक बात बहुत ठीक से मालूम है कि 2029 में देश से बीजेपी सरकार का संपूर्ण सफाया हो सकता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।